Hello and welcome to Artemis IAS. I am Aniket Singh, and today in the Indian Express Explained series, we are having four articles, right? So today is 29th of January 2025, and without wasting any further time, let's get started. So, the first article in the Explained series is about DeepSeek's lesson, a message. What is DeepSeek? DeepSeek is a another AI language model, right? It is a AI model, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल। जैसे आपने चैट जीपीटी सुना होगा, राइट? उसी तरीके से उसी तरीके से चाइना ने लेके आया है एक डीप सीक नाम से एक एआई लैंग्वेज मॉडल। अब व्हाई द चाइनीज स्टार्टअप डीप सीक shaken up Silicon Valley and triggered a stock market rout in the West. What are the implications for India and other in the AI fray? So न्यूज़ में क्यों है? अब हुआ क्या है कि जो डीप सीक नाम से एक चाइनीज ओपन सोर्स एआई मॉडल है, जो कंपेयर किया जा रहा है लीडिंग एआई मॉडल से, जैसे कि चैट जीपीटी और गूगल का जेमिनाई से, उसने मार्केट में आके एकदम से शॉक सा मचा दिया है। सो डीप सिक्स इमर्जेंस कॉज्ड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द स्टॉक मार्केट, particularly affecting NVIDIA, as investors feared a shift towards cheaper AI model, reducing demand for NVIDIA's expensive GPUs. अब NVIDIA के क्या हुआ है? NVIDIA या NVIDIA, जो भी आप इसको वर्ड यूज करना चाहें, तो NVIDIA के साथ क्या हुआ है कि उसके आज से एक दो दिन पहले और आज काफी ज्यादा स्टॉक मार्केट में उसके जो स्टॉक्स हैं काफी नीचे गिरे हैं। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जो डीप सीक नाम से एआई लैंग्वेज मॉडल आया है, वो बहुत ही कम लागत में, काफी कम रुपए में, काफी कम इन्वेस्टमेंट में उसने इस एआई मॉडल को बना लिया है। So this is similar to what happened in 2022 when OpenAI's ChatGPT launch disrupted tech stocks, creating volatility in the market. ऐसा ही हुआ था जब 2022 में ChatGPT का लॉन्च हुआ था, राइट? सो DeepSeek का मॉडल क्या बताता है? It uses a 2000 seed model similar that NVIDIA's 1500 TF database models but promises greater efficiency, right? अब डीप सीक कैसे, डीप सीक जो यूज कर रहा है वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल यूज कर रहा है, राइट? सो इसलिए उसका जो क्या बोलते हैं, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, और उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम लगा है। अभी हम देखेंगे क्या होता है। व्हाट देन आता है एआई डेमोक्रेटाइजेशन। सो ये ओपन सोर्स है, यानी कि आप इसका कोड पढ़ सकते हैं, इसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। ओपन सोर्स नेचर चैलेंजेस प्रोप्राइटरी मॉडल्स, रिड्यूसिंग बैरियर्स फॉर एआई इनोवेशन। अब अगर ये ओपन सोर्स है तो इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं और इसको अपने हिसाब से हम इसको मॉडल कर सकते हैं, राइट? सो इससे क्या होगा? इससे वो लोग भी एआई का इस्तेमाल कर पाएंगे, वो कोडर्स भी एआई का इस्तेमाल कर पाएंगे जो अभी उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मार्केट में इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? सो NVIDIA's a leader in AI hardware, that is GPU, graphical processing units, suffered its biggest one-day stock decline as investors speculated that cheaper AI like DeepSeek, ठीक है, could lower the demand for powerful GPUs. अब इंडिया की स्ट्रेटेजी क्या है? सो नंदन निलेकानी, इन्फोसिस की को फाउंडर हैं, उन्होंने बोला है इंडिया शुड नॉट फोकस ऑन डेवलपिंग लार्ज फाउंडेशनल मॉडल्स बट रेदर यूज existing open source AI for specific applications in governance and businesses. क्या बोला है उन्होंने, को फाउंडर ने, कि इंडिया को पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए अपना एआई मॉडल यूज कर, मतलब अपना नया एआई मॉडल बनाने में। रादर वी शुड यूज द एग्जिस्टिंग ओपन सोर्स एआई फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन, जैसे कि गवर्नेंस में, बिजनेस में कैसे इस्तेमाल करना है वो हमें अपने आप से बनाना चाहिए। हमें नया नहीं बनाना है। जो एग्जिस्टिंग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जैसे कि डीप सीक हो गया, ये अवेलेबल हैं, इनको ही हमें यूज करना है। Then the government is contemplating whether to invest in creating its own AI models or rely on foreign developments. Then what is the challenge? Challenge includes lack of hardware, GPU, and funding for large scale AI. अब एक बार समझ लेते हैं ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या होता है। सो लार्ज लैंग्वेज मॉडल एक तरीके की मशीन लर्निंग है, राइट? जो यूज करती है डीप लर्निंग, यानी कि आपको पहले से ही उसको सारे कमांड्स देने हैं, राइट? उसके बाद वो उसको डीप लर्न करेगा और फिर आपको रिजल्ट देगा, ठीक है? और
ये किससे परफॉर्म करता है? करता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टास्क, एनएलपी टास्क। अब डीप सीक मॉडल क्या कर रहा है? ये तो हो गया नॉर्मल जो चैट जीपीटी में ओपन एआई ने जो करा है, एलएलएम, वो इस तरीके का है। मशीन लर्निंग, नेचुरल लर्निंग प्रोसेस और डीप लर्निंग। इन्होंने क्या की है? डीप लर्निंग, यानी कि डीप लर्निंग कराई है। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर आप हार्वर्ड पढ़ के आएंगे तो आप ज़्यादा पैसा देंगे। ठीक है, तो डीप लर्निंग कराई है। अब डीप सीक ने क्या किया है? नाम इसका डीप सीक है। डीप सीक ने क्या किया है? हिट एंड ट्रायल मेथड और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। इसमें क्या कराया है डीप सीक ने? इसमें डीप सीक ने बोला है कि हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करो और रैशनल थिंकिंग और बिहेवियरल लर्निंग, ये डीप सीक ने कराया है। तो इसमें पैसा कम लगा है ऑब्वियसली। आप डीप सीक में आपने कैसे ट्रेन कराओगे? अगर आप बताओगे 2 + 2 = 4, देन यू टेल देम कि 2 + 2 कैन नॉट बी 5। फिर आप उसको रीजनिंग दोगे कि 2 + 2 कैसे कराओगे? 1 1 1 1, ये चार स्टिक्स हैं, तो 1 2 3 4, तो ऐसे 4 आ गया। एआई, जो ओपन एआई ने डीप लर्निंग कराई थी, उसमें उसने बताया कि 2 + 2 = ऑलवेज 4। ठीक है, वो वहां पे प्री लर्न था, ये 2 + 2, यहाँ पे हमने कराया है, तो इसीलिए हमें सस्ता पड़ा है ये, राइट? इसका डेवलपमेंट। इंडिया की स्ट्रेटेजी क्या है? मैंने आपको बता दिया। इम्प्लीकेशंस क्या है? टेक इंडिपेंडेंस वर्सेस ग्लोबल कोलैबोरेशन। तो इंडिया मस्ट डिसाइड वेदर टू इन्वेस्ट इन प्रोप्राइटरी एआई मॉडल्स, जैसे कि ओपन सोर्स जो हैं, और लेवरेज एग्जिस्टिंग ओपन सोर्स मॉडल, अपना बनाए या जो एग्जिस्टिंग है उनको यूज करे। देन एआई इन गवर्नेंस। सो एआई कैन बी यूज फॉर पॉलिसी implementation, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड जुडिशरी रिफॉर्म्स। एआई इन एम्प्लॉयमेंट। As AI evolves, concerns over job displacement versus productivity. अब AI आएगा तो जैसे कि मैंने आपको कल शायद से पढ़ा रहा था, मैं आपको इंडियन एक्सप्रेस की एक्सप्लेन सीरीज, उसमें कहा था कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है उसमें से वन ऑफ द रीजन है कि AI का आ जाना। तो एक तो वो इशू है कि भाई AI से जॉब्स जाएंगी। दूसरा फायदा क्या है कि भाई जो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी AI से, वो अनमैचेबल है। आप AI से प्रोडक्टिविटी अपनी जॉब की बढ़ा सकते हो। देन रेगुलेटरी नीड्स। सो इंडिया नीड्स फ्रेमवर्क फॉर एथिकल यूज ऑफ एआई। ये आपके पेपर 4 के लिए इंपॉर्टेंट है। एथिकल यूज ऑफ एआई कैसे करोगे? बैलेंसिंग इनोवेशन एंड प्रिवेसी, इनोवेशन भी अच्छी रहे और प्रिवेसी भी आपकी अच्छी रहे। रेडिवेंस आप देख लीजिएगा। देन the second article is about ACER 2024 enrollment up, what's ahead for early childhood education. So जो ACER रिपोर्ट है, ये कौन देता है? एनजीओ प्रथम। प्रथम एनजीओ रिलीज करता है एनुअल स्टेटस एनुअल स्टेटस ऑफ एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशनल रिपोर्ट। ठीक है, रूरल की। ये प्रथम देता है आपको एसर रिपोर्ट। अब देखते हैं इस रिपोर्ट में क्या आया है। सो द एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट एसर 2024 हाईलाइट्स मेजर ट्रेंड्स इन प्री स्कूल एंड एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया। सो प्री स्कूल और एलिमेंट्री एजुकेशन जो इंडिया में चल रही है, उसके बारे में हमें बताता है कौन? एसर रिपोर्ट। की फाइंडिंग्स क्या है? की फाइंडिंग्स है इनकी, तो जो प्री स्कूल एनरोलमेंट है फॉर एज 3 to 5, वो स्टेडली बढ़ा है 77.4% 2018 से। आंगनवाड़ी सेंटर्स और प्राइवेट प्री स्कूल एक डोमिनेंट रोल प्ले करते हैं अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में। देन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो एनईपी 2020 है, इट हैज इन्फ्लुएंस्ड दिस शिफ्ट बाय एम्फेसाइजिंग फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, FLN, यानी कि काउंटिंग सिखाना, ठीक है, ABCD सिखाना किसी भी लैंग्वेज में, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी सिखाना, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एक एम है। देन डिजिटल लिटरेसी डिस्पैरिटी। अब इस रिपोर्ट में एक बात आई है कि 80% ऑफ द बॉयज एंड ओनली 78% ऑफ द गर्ल्स 14 से 16 साल के, डिजिटल जो एक्सेस है इनके पास, वो लड़कियों में कम है, लड़कों में ज्यादा है। तो इट शोज अबाउट जेंडर इनइक्वालिटीज, राइट? की डायमेंशंस क्या है? कि अब एनईपी 2020 के इम्प्लीमेंटेशन कैसे कराया गया है? तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इज अ प्रायोरिटी अंडर एनईपी। ठीक है, ये प्रायोरिटी है इसकी, कि अगर आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेके आए हो 2020, तो उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECCE, राइट? So 83% of these schools received guidelines about
फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इम्प्लीमेंटेशन, इनको गाइडलाइंस आ चुकी हैं। स्टेट वाइज वेरिएशन क्या बताता है कि भाई हिमाचल प्रदेश, पंजाब ने शिफ्ट किया है कहाँ, प्राइमरी स्कूल्स में। यानी कि जो हिमाचल प्रदेश है और जो पंजाब है, उसने एनईपी इम्प्लीमेंटेशन कराना, फाउंडेशनल एंड न्यूमरल लिटरेसी कराने के लिए प्राइमरी स्कूल्स को चुना है। और वहाँ पे प्राइमरी स्कूल्स में उनका क्या है, बढ़ रहा है एजुकेशन, मतलब जो एनरोलमेंट रेट है। और राजस्थान ने देखा है कि आंगनवाड़ी में एनरोलमेंट ज़्यादा बढ़े हैं। तो आंगनवाड़ी जो होते हैं और प्राइमरी स्कूल दोनों ही गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं। तो राजस्थान में आंगनवाड़ी में एनरोलमेंट बढ़ा है, और हिमाचल प्रदेश और पंजाब में कहाँ बढ़ा है, प्री स्कूल्स में, राइट। चैलेंजेस क्या हैं अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के? तो पहली बात तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो जितने भी हमारे प्री स्कूल्स हैं वहाँ पे ट्रेंड टीचर्स की कमी है, टीचिंग एड्स नहीं है, और प्ले बेस्ड लर्निंग रिसोर्सेज है ही नहीं। अगर आप बच्चे को काउंटिंग सिखाना चाह रहे हो, आपको बॉल्स चाहिए, गेम्स चाहिए, वो है ही नहीं वहाँ पे। वहाँ पे तो सिर्फ एक ब्लैक बोर्ड है और एक चौक है, बस। और कुछ है ही नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे, बस यही है वहाँ पे। स्टेट्स में डिस्पैरिटी है। तो भाई इनरोलमेंट पैटर्न्स काफ़ी स्टेट टू स्टेट डिफर करता है। जैसे रीजनल पॉलिसीज़ क्या हैं, इम्प्लीमेंटेशन गैप्स क्या हैं, अगर वहाँ पे अपोजिशन की गवर्नमेंट है तो कैसा उनका रवैया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेके, राइट। और जो सेम पार्टी स्टेट रूल्ड हैं वहाँ पे कैसा रवैया है, तो डिपेंड्स। देन जेंडर डिवाइड इन डिजिटल लिटरेसी, मैं आपको बता चुका हूँ कि गर्ल्स फेस लोअर एक्सेस टू डिजिटल लर्निंग, राइट। इम्प्लीकेशंस क्या है इंडिया के लिए? सो ब्रिजिंग द जेंडर गैप, तो इस रिपोर्ट से मालूम चलता है कि वी मस्ट वर्क टुवर्ड ब्रिजिंग द जेंडर गैप। डिजिटल इंक्लूजन पॉलिसीज हमें लानी पड़ेंगी कि भाई जिससे कि हम लड़कियों को भी इंक्लूड करें, ठीक है। फोकसिंग ऑन प्रोवाइडिंग इक्वल एक्सेस टू टेक्नोलॉजी फॉर गर्ल्स, इक्वल एक्सेस टेक्नोलॉजी चाहिए हमें लड़कियों के लिए भी। देन स्ट्रेंथन करना है हमें अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए। सो गवर्नमेंट शुड एनहांस टीचर्स ट्रेनिंग, टीचर्स की ट्रेनिंग को बढ़ाओ, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करो, और जो भी मैकेनिज्म हैं उनमें कुछ नई चीजें लेके आओ, और इन चीजों को मॉनिटर करने के लिए नए मैकेनिज्म लेके आने हैं। देन अबाउट आंगनवाड़ी मॉडर्नाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपग्रेडिंग आंगनवाड़ी सेंटर्स विद डिजिटल लर्निंग टूल्स कैन improve अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। अगर हम आंगनवाड़ी इसको लेके आए, अगर हम आंगनवाड़ीज में जब मदर्स भी जाती हैं, बच्चे भी जाते हैं, वहाँ पे उनको मिड डे मील भी मिलती है, वहाँ पे ही अगर हम उनकी फाउंडेशनल लर्निंग और फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी करा दें, तो कितना हेल्पफुल रहेगा बच्चों के फ्यूचर के लिए, राइट। तो हमें इस पे काम करना है। देन नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट ट्रम्प फायर मैनी इंस्पेक्टर जनरल्स, व्हाट इज देयर रोल। अब इंस्पेक्टर जनरल क्या है, हमारे यहाँ पे इंस्पेक्टर जनरल इज एन आईपीएस ऑफिसर, लेकिन यहाँ पे इंस्पेक्टर जनरल इज समथिंग एल्स। यहाँ पे इंस्पेक्टर जनरल्स जो होते हैं वो कांग्रेस, कांग्रेस मतलब वहाँ का पार्लियामेंट अपॉइंट करता है, वहाँ का पार्लियामेंट यूएसए का अपॉइंट करता है, कहाँ पे, फेडरल गवर्नमेंट में। व्हाट इज फेडरल गवर्नमेंट? यानी कि नेशनल गवर्नमेंट में। नेशनल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में कौन होते हैं हमारे, इंस्पेक्टर जनरल्स। इनको लेके कुछ सामने न्यूज आई कि ट्रंप ने 12 ऐसे इंस्पेक्टर जनरल्स को डिसमिस कर दिया है, वो उनको नौकरी से हटा दिया है। इनका काम क्या था, ये विसिल ब्लोअर्स होते हैं, राइट। ये बताते हैं कि भाई यहाँ पे काम अच्छे से नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ क्या बोलते हैं आपका करप्शन हो रहा है। तो अब आप इंडिया से रिलेट कर पा रहे हैं कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं? हम इंडिया के इसके इक्विवेलेंट इंस्टीट्यूशन से हमारी लोकपाल हो गया, राइट, लोकपाल, ठीक है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है। और आपके जो भी आपके क्या बोलते हैं विसिल ब्लोअर्स होते हैं, वो इंडिया में होते हैं। तो अब देखते हैं इसके बारे में मिस्टर ट्रम्प की गवर्नमेंट ने क्या किया है। सो फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प फायर, ये फॉर्मर क्यों आ गया, आई एम वेरी सॉरी अबाउट दिस। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प फायर्ड एटलीस्ट 12 inspector generals in a single day, raising serious concerns about executive overreach। तो उन्होंने क्या किया है, डोनाल्ड ट्रम्प ने आते ही पावर में सबसे पहले 12 इंस्पेक्टर जनरल्स को हटा दिया है, पहले दिन ही। तो ये बता रहा है कि भाई एग्जीक्यूटिव की ये ओवर रीच है। अभी तक आपने वर्ड सुना होगा जुडिशियल ओवर रीच, राइट। तो यूएसए में हमें कुछ सुनने को आ रहा है क्या, एग्जीक्यूटिव ओवर रीच, कि भाई पार्लियामेंट ने, यानी कि लेजिस्लेचर ने आपके ऊपर चेक एंड बैलेंस करने के लिए
इंस्पेक्टर जनरल्स को बिठाया आपने, उनको ही पहले दिन आते ही हटा दे, देन इट शोज योर इंटेंशंस, आपके इंटेंशंस क्या हैं, एंड दे आर नॉट लुकिंग वेरी गुड. So, Inspector Generals were established after the Watergate scandal in 1978 to provide independent oversight of federal agencies. What is Watergate scandal? So, Watergate जो scandal था, it was a major political scandal in United States. और उस समय क्या हुआ था कि जो उस समय के प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन ने जब नेक्स्ट टाइम के लिए लड़ना चाहा इलेक्शन प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए रन करना चाह रहे थे, वो खड़े हुए इलेक्शन के लिए, और उन्होंने क्या किया कि कुछ उन्होंने ग्रुप लगाए अपनी पार्टी के, और उन ग्रुप से कैंपेन चलवाई कि आप अलग अलग जाके सामने वाली पार्टी यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी के हेडक्वार्टर्स में जाके आप लिसनिंग डिवाइसेस लगा दो, एक तरीके के जीपीएस और वायरलेस टाइप के, कि आप उनकी बातें सुनते रहो. उन्होंने ऐसा करवाया था, और हेडक्वार्टर्स था उसका वाटरगेट पे. तो वाटरगेट स्कैंडल नाम से ये चीज बाद में सामने आई, ठीक है. और इसके इसके चलते, मेरी सॉरी, इसके चलते ही क्या करना पड़ा, रिचर्ड निक्सन को बाद में जाके रिजाइन देना पड़ा. सो ये एक वाटरगेट स्कैंडल के बाद से हमने यूएसए ने इंस्पेक्टर जनरल्स की पोस्ट को लाई कांग्रेस, और ये इंडिपेंडेंट ओवरसाइट रखते हैं फेडरल एजेंसीज के ऊपर. लीगल फ्रेमवर्क क्या है? प्रेसिडेंट हटा तो सकता है इंस्पेक्टर जनरल्स को, बट उसको बताना पड़ेगा कांग्रेस को 30 डेज के नोटिस देने के बाद कि उसने ऐसा क्यों करा, विद रिटन रिपोर्ट. हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट्स क्या है? जो रोनाल्ड रेगन थे, उन्होंने हटाने की कोशिश की थी मिस्टर कार्टर ने जो अपॉइंट किए थे इंस्पेक्टर जनरल, लेकिन बाद में उन्होंने उनको रीइंस्टेट कर लिया. अब डेमोक्रेसी बेस का क्या फर्क पड़ता है? तो इट विल वीकन द इंस्टीट्यूशनल चेक्स, और कंसर्न्स रेज करता है अबाउट एग्जीक्यूटिव ओवररीच एंड लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी. इंडिया के से अगर हम कंपैरिजन करें तो सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, आर्टिकल है इनका 148, ये इंपॉर्टेंट है प्री के लिए. लोकपाल, लोकपाल के लिए भी आप पढ़ सकते हैं. सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये वॉचडॉग और इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी के लिए काम करते हैं इंडिया में, राइट. देन इंडियन ऑफिशियल्स कैन नॉट बी आर्बिट्रेरली रिमूव्ड विदाउट ड्यू प्रोसेस. और अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई सीएजी को कैसे हटाया जाता है, लोकपाल को कैसे हटाया जाता है, सीवीसी के क्या अधिकार होते हैं, कैसे उनको हटाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है. लेकिन इंडिया में ऐसे नहीं हटाया जा सकता, इनको काफी एक टेक्निकल प्रोसीजर होता है इनको हटाने के लिए. देन नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट फिंगरप्रिंट मैचिंग इन क्राइम इन्वेस्टिगेशन. अभी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है कि फिंगरप्रिंट, आप जो एनालिसिस करते हैं, फिंगरप्रिंटिंग करते हैं, उसमें क्राइम इन्वेस्टिगेशन के दौरान कैसे कैसे लॉज होते हैं, कैसे आपको उसको इस्तेमाल करना है, उसकी हिस्ट्री क्या है. सो द हेनरी क्लासिफिकेशन सिस्टम, द ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर फिंगरप्रिंटिंग आइडेंटिफिकेशन ओरिजिन्स एंड डेवलपमेंट. सो जो हेनरी क्लासिफिकेशन है, वो सर एडवर्ड हेनरी ने इस्टेब्लिश किया था 1896 में, और ये इंडिया में ही बना है ये. ही वॉज इन बंगाल पुलिस, और बाद में इसको ग्लोबली अडॉप्ट किया गया. सो इट इज़ अ साइंटिफिक मेथड जिससे हम क्लासिफाई करते हैं फिंगरप्रिंट्स को, स्टोर करते हैं और रिट्रीव करते हैं फिंगरप्रिंट्स एफिशिएंटली. सिस्टम इज बेस्ड ऑन रिच पैटर्न्स. अच्छा, आपने कभी अपने अंगूठे उंगलियां को देखा होगा, तो उसमें इस तरीके के कुछ ऐसे प्रिंट्स होते हैं, राइट. तो रिज होते हैं कि मतलब कहीं उठा है, मतलब इस तरीके से बने हैं आपके, ठीक है. कहीं लूप्स होते हैं, कहीं वर्ल्स होते हैं, कहीं आर्चेज होते हैं, राइट. तो ये कई कई तरीके के आपके फिंगर के ऊपर जो प्रिंट होते हैं वो कई अलग तरीके के होते हैं, जैसे कि लूप्स, वॉल्स, आर्चेज, रिजेस. तो हम इन्हीं को ही न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन देते हैं कि इसका मतलब 1 2 3 4 5 6. आप किसी के फिंगरप्रिंट देखा तो उसमें 5 5 6 और 1 का कॉम्बिनेशन है, तो एक अलग कॉम्बिनेशन बन गया. इसी तरीके से ये सिस्टम डेवलप किया गया न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन के दौरान. कैसे काम करता है? सो each fingerprint is assigned a pattern, जैसे कि arches, loop और wall. The presence or absence of certain rich patterns determine the classification. किसी मान के चलिए कि वहां से जहां से आपने फिंगरप्रिंट उठाया उसमें रिजेस है ही नहीं, ठीक है, उसमें रिज नहीं है. अगर आप मेरे से या अपने से चेक कर रहे हो और आपके में रिज है, तो इसका मतलब आपका नहीं हो सकता फिंगरप्रिंट. तो इसी तरीके से ये हेल्प करता है. दिस हेल्प्स लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज टू कंपेयर फिंगरप्रिंट एंड आइडेंटिफाई क्रिमिनल्स क्विकली. अब इसके मॉडर्न एडेप्टेशन क्या है? सो द ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंटिंग आइडेंटिफिकेशन सिस्टम AFIS
हैज डिजिटाइज्ड फिंगरप्रिंट डेटाबेसेस अलाउइंग रैपिड सर्चेस। अब आपने कभी सीआईडी में देखा होगा, वो क्या करते हैं, किसी के फिंगरप्रिंट मिले फिर वो अपने क्रिमिनल डेटाबेस से मैच करते हैं, तो डेटाबेस में ऑलरेडी है फिंगरप्रिंट्स, उनको डिजिटाइज कर दिया है, वहां से अगर मैच कर जाते हैं तो हमें पता लगता है कि भाई ये कोई हिस्ट्री शीटर है। देन द हेनरी क्लासिफिकेशन इज स्टिल यूज टुडे बट इन मॉडर्न सिस्टम्स। हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, एआई का और बायोमेट्रिक स्कैनिंग का। हम यूज तो हेनरी सिस्टम ही कर रहे हैं, बट उसको हमने थोड़ा और एफिशिएंट बना दिया है, किससे, यूज ऑफ एआई। ग्लोबल सिग्निफिकेंस क्या है, जैसे यूएसए हो गया, यूएसए की एफबीआई हो गई, यूके की आइडेंटिटी वन हो गई, इंडिया की नाफिस हो गई, ये यूज करते हैं एडवांस फिंगरप्रिंटिंग डेटाबेसेस बेस्ड ऑन हेनरी सिस्टम। और इसने काफी ज्यादा मिलियंस ऑफ क्रिमिनल केसेस को सॉल्व करने में वर्ल्ड वाइड हेल्प भी किया है। इंडिया के जो नए कानून है उसमें क्या है, सो जो क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट है 2022 का, इट अलाउज स्टोरेज ऑफ कॉन्विक्ट फिंगरप्रिंट अप टू, मेरे ख्याल से शायद 12 साल तक आप इनके फिंगरप्रिंट्स को रख सकते हैं। देन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो न्यू सीआरपीसी है, इट मैंडेट्स वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस कलेक्शन। जब आप एविडेंस उठा रहे हो देन यू हैव टू मेक द वीडियो ऑफ इट। अब क्या होता था, कई बार पुलिस क्या करती थी या फिर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज किसी को फंसाना है तो वो फिंगरप्रिंट झूठे तरीके से इम्प्लांट कर देते थे उस क्राइम ऑफ सीन पे। अब आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग इंपॉर्टेंस कर दी गई है। सो ये यहाँ पे इसकी यूपीएससी रेलिवेंस है, और मैं साथ साथ आपको हर आर्टिकल के साथ मैंने यूपीएससी के मेंस क्वेश्चन के हिसाब से दिया है, सिलेबस के हिसाब से, कि अब जैसे ये वाला फिंगरप्रिंटिंग वाला विल बी यूज इन जीएस 2 एंड जीएस 3। जीएस 2 में किस लिए, जीएस 2 में आप इसमें यूज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज, लाइक क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो गई आपकी, और अलग इंस्टीट्यूशन। अब क्वेश्चन देखते हैं जैसे कि डिस्कस द रोल ऑफ फॉरेंसिक साइंस इन स्ट्रेंथनिंग द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो आप बता सकते हैं कि भाई कैसे फॉरेंसिक साइंस में आपने अगर देखा है कि अभी हेनरी सिस्टम हुआ, और अगर आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो गई, कैसे कैसे यूज करे जाते हैं एररलेस टेक्निक्स के साथ, ताकि आप क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को और स्ट्रेंथन कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट हाउ डज फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी हेल्प इन क्राइम डिटेक्शन। सेम क्वेश्चन बट जीएस 3 के हिसाब से आपको इसमें टेक्निकलिटीज लिखनी होंगी। एग्जामिन इट्स इफेक्टिवनेस एंड लीगल चैलेंजेस इन इंडिया। अब लीगल चैलेंजेस क्या है, हमने 2 3 दिन पहले एक केस पढ़ा था अपना, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। अब आप मुझे बताइए, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में हमने क्या पढ़ा था, कि भाई आप किसी के भी माइंड को और ब्रेन मैपिंग को और इन सब को आप नार्को एनालिसिस को बिना उसके कंसेंट के नहीं कर सकते। लेकिन क्या फिंगरप्रिंट लेना वो कंसेंट के खिलाफ था, नहीं। तो फिंगरप्रिंट, हैंडराइटिंग सैंपल, ब्लड सैंपल, डीएनए सैंपल, ये आप ले सकते हो विदाउट देयर कंसेंट, राइट। तो ये आपको इस ऐसे आपको चीज़ों को रिलेट करना है पेपर वाइज। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप हमसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप जो है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप कमेंट में जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और प्लीज़ इसको आप रिवाइज भी करते रहिए और अपने नोट्स में ऐड करते रहिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको क्लास पसंद आई तो इसको प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।